हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, ये आपका वी.एड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर आपका जो है डेवलपमेंट एजुकेशन वाला आपका जो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, इस पेपर का मैंने आपको 20 नंबर्स का तो कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको वैदिक काल, मुस्लिम काल और आपका बौद्ध काल, इन 3 टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं, पिछली वर्ष 20 क्वेश्चंस बने थे, तो आशा करते हैं कि इस साल भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। पिछली बार 20 क्वेश्चन बिल्कुल प्योर बने थे, मैंने आपको इससे जस्ट पहले ही वीडियो दिया है, उसमें मैंने पिछली साल का पेपर आपका सॉल्व करा दिया, उसमें सारी कुछ डिटेल दे दी है। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, अब आप देख लेना कि आज का जो सेशन है, इस सेशन से लगभग में 30 से 40 नंबर का फंसता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और 30 से 40 नंबर का फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि इससे बाहर तो पेपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि और इसके और कोई मैटर ही नहीं है। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से भी पढ़ते रहिएगा और हमारी क्लासेस को लेते रहिएगा। अगर आप इस नोट्स को पाना चाहते हैं पीडीएफ के थ्रू, तो आपसे कुछ चार्ज लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चार्ज आपका बिल्कुल से मिनिमम रहेगा, जो जो कितने भी कैसे भी स्टूडेंट हो वो आराम से दे सकते हैं। आपका इसका इतना चार्ज रहेगा कि यदि आप इसकी फ़ोटोकॉपी भी कराते हैं, उससे भी कम चार्ज आपका इसका लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कहीं से परचेज भी करते हैं तब भी वो आपको, जैसे इजी नोट्स है, सपोज दैट इजी नोट्स आपको 40 से 50 रुपये का मिलता है एक, लेकिन ये उससे भी कम कीमत पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। आपको यहाँ पर भी व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, ये व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर मैसेज करिएगा और आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और यदि आप वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है, वो सबसे पहले टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे अपना ब्रिटिश कालीन शिक्षा से लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रिटिश कालीन शिक्षा से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा, इसकी अवधि क्या थी। तो इसमें मैं आपको अवधि अभी बता देता हूँ। इसकी अवधि थी 1700 ईस्वी से लेकर आपका 1947 ईस्वी तक। जी हाँ फ्रेंड्स, 1700 ईस्वी से 1947 तक ये आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि थी। ठीक है, चलिए अब हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो हम यहाँ से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कर दी गई। इसके बाद 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने के द्वारा की गई। ठीक है, एक तो आपका ये वाले आपके पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने बस उन्हीं को यहाँ पर हाईलाइट किया है। ठीक है, और यदि आप इसकी फुल पीडीएफ चाहते हैं तो अब आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए अगला हमारा आता है 1813 का आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र आपको पता ही होगा। इस आज्ञा पत्र के बाद आपका प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया था। ठीक है, तो 1813 का आज्ञा पत्र जो था, इस आज्ञा पत्र का क्या मतलब था, तो इस आज्ञा पत्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। इसके साथ भारत में साहित्य एवं विद्वान के संरक्षण देने की बात की गई, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जो चाहता था कि पैसा अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाए, लेकिन भारतीय लोग इस बात से सहमत नहीं थे, जिसके बाद भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म ले लिया। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, तो आप देख सकते हैं कि प्राच्य विवाद जो था वो आपका था धन संस्कृति अरबी फारसी पर खर्च किया, जो भी धन था वो हमें इस भाषा पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन पाश्चात्य विवाद जो था, जो पाश्चात्य लोग थे वो कहते थे कि ये जो धन है ये अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाए। अब इन सबके सपोर्टर कौन कौन थे, तो देख सकते हैं आप, प्राच्य विवाद के सपोर्टर थे एच विल्सन प्रिंसेप, और पाश्चात्य विवाद के सपोर्टर थे राजाराम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट, जैसे ही आपका 1813 का आज्ञा पत्र खत्म होता है, ठीक है, इसी के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पत्र के बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया था, तो आपका 1813 का आज्ञा पत्र। ठीक है, इसी के बाद हमारा आता है लॉर्ड मैकाले का भारत आगमन होता है। लॉर्ड मैकाले के पत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ देख सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया। लॉर्ड मैकाले जो भारत आया था वो आया था 18 जून 1834 को भारत आया, और बेंटिक ने मैकाले के सामने 3 प्रस्ताव रखे। 3 प्रस्ताव कौन कौन से थे, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए किस भाषा पर खर्च किया जाना चाहिए, भारत में साहित्य किसे बोला जाएगा, भारत में विद्वान का क्या अर्थ है, इन सभी के बारे में मैकाले से ये रिपोर्ट मांगी गई। ठीक है, चलिए
आगे आते हैं लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र की बात करते हैं। तो लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है वो 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया और उसने 3 बिंदुओं पर अपने सुझाव दिए। जो मैंने अभी आपको बताए थे वही 3 बिंदु थे कि लॉर्ड मैकाले ने 1 लाख रुपए राशि को 10 लाख रुपए करने की बात की और उसने माना यह राशि अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाए। भारत में साहित्य का अर्थ सिर्फ अंग्रेजी साहित्य होगा। मैकाले ने भारतीय साहित्य की कड़ी आलोचना की। उसने कहा एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य संपूर्ण भारत एवं अरब के साहित्य की कई ज़्यादा अच्छा है। समझ सकते हैं आप भारत के जो साहित्य थे उनकी कितनी आलोचना की इस लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में विद्वान सिर्फ उसे माना जाएगा लॉर्ड मैकाले के अनुसार जो अंग्रेजी का जानकार हो, जैसे शेक्सपियर और जॉन मिल्टन का अनुसरण करता हो जो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आपको लॉर्ड मैकाले, अब आप देख सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने जो अपना सिद्धांत दिया, जो अपना एक सिद्धांत दिया, उसे हम उस सिद्धांत को हम छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत या अधोगति सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी कहती है। इस थ्योरी का मतलब क्या था? तो इस सिद्धांत आप देख सकते हैं छनाई का सिद्धांत। छनाई के सिद्धांत का मतलब था, लॉर्ड मैकाले का कहना था कि भारत में जो उच्च वर्ग है हम उसको शिक्षा देंगे और उसी की शिक्षा छन छन के नीचे वाले लोगों में ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएगी। ये इनका सिद्धांत था। ठीक है, अब बात करते हैं कि 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकार कर लिया और इसे जनसाधारण पर लागू कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकार कब किया गया? तो 7 मार्च 1845 को। और किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया? तो विलियम बेंटिक के। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके फायदे क्या हुए। तो लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के बाद प्राच्य पाश्चात विवाद का अंत हो गया, क्योंकि इन्होंने 1 लाख रुपए की बात की तो यहाँ के लोग शांत हो गए कि 1 लाख रुपए अब खर्च होंगे। देखते हैं कहाँ खर्च होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोष क्या थे? कि केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, निम्न वर्ग को शिक्षा न दी जाए। इनका एक मेन मोटो था कि उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो वो छन छन कर नीचे वाले लोगों में चली जाएगी। नीचे वाले का मतलब है कि उच्च वर्ग के साथ में जो लोग बैठते रहेंगे उनके पास भी अनुसरण, क्योंकि आपने देखा होगी उच्च वर्ग के सभी लोग अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम एडम्स के प्रतिवेदन। एडम्स के प्रतिवेदन से भी क्वेश्चन आया था, आपके लॉर्ड मैकाले से भी क्वेश्चन आया था। लॉर्ड मैकाले का क्वेश्चन भी आया था। लॉर्ड मैकाले क्वेश्चन आया था कि निषेधन सिद्धांत विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित था। तो मैंने आपको बताया ये उच्च वर्ग से संबंधित था। ठीक है, अब आगे आते हैं तो एडम्स के प्रतिवेदन आते हैं। एडम्स के प्रतिवेदन में आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि एडम्स के प्रतिवेदन को मिथक किसने समझा, मतलब झूठ किसने कहा। तो झूठ कहा था फिलिप हर्टॉग ने। ठीक है, और अगली बात करते थे कि एडम्स के प्रतिवेदन कितने आए। तो एडम्स के प्रतिवेदन आए 3। कब कब आए? 1835, 1836, 1838। और ये किसके समक्ष प्रस्तुत की गई? तो ये प्रस्तुत की गई थी आपके ऑकलैंड के समक्ष प्रस्तुत किए गए। ऑकलैंड क्या था? तो ऑकलैंड ने ये तीनों के तीनों जो भी प्रतिवेदन आए थे इनको निरस्त कर दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एडम्स के जो 3 प्रतिवेदन रिपोर्टें आई थी उसको किसने निरस्त किया? तो ऑकलैंड ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वुड का घोषणा पत्र। अब वुड के घोषणा पत्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। तो वुड का घोषणा पत्र जो आया वो आपका देख सकते हैं आप 19 जुलाई 1854 को यह घोषणा पत्र आया। इस घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? तो 100 अनुच्छेद थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार में वुड के घोषणा पत्र से, आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन कौन कौन से थे मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन ये थे कि वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो देख सकते हैं आप कब प्रकाशित हुआ, 1854 में, जबकि जो पेपर आया था उसमें 1954 दे रखा था, जैसे तो इसका एक कॉमन अंक दे दिया गया था। ठीक है, और एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं। तो आप देख सकते हैं कि 100 अनुच्छेद थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी पत्र को, वुड के घोषणा पत्र को ही मैग्ना कार्टा बोला गया। ठीक है, क्या क्या बोला गया आप देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का मैग्ना कार्टा और वुड डिस्पैच के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि इसके अलावा वुड ने अपने घोषणा पत्र के अंदर लॉर्ड मैकाले के छनाई के सिद्धांत को निरस्त कर दिया। ठीक है, वुड ने, पूछा जा सकता है आपसे कि लॉर्ड मैकाले का छनाई का सिद्धांत किसने निरस्त कर दिया। तो वो आपका वुड के घोषणा पत्र में इस बात को कहा गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो इन्होंने वुड के घोषणा पत्र में एक बात कही गई कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम होगा वो भारतीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा होगी और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा होगी। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो मास्टर शब्द का प्रयोग सबसे पहले वुड डिस्पैच में ही किया गया, वुड के घोषणा पत्र में ही किया गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा आ जाता है हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। पूछा गया था कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ। तो हंटर आयोग का गठन कब हुआ हम यहाँ पर इसमें सारा कुछ देख लेंगे। तो देख सकते हैं हंटर आयोग के ही हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप
लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग में 7 भारतीय सदस्यों को जगह मिली, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा आयोग का नाम दिया गया। आप समझ सकते हैं कि 7 भारतीयों को जगह मिल गई थी, इसलिए इसका नाम भारतीय शिक्षा आयोग पड़ गया था। और ये कब आया था? तो ये आया था आपका लॉर्ड रिपन के समय में, और ये इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सर विलियम हंटर ने की थी, इसलिए इसका नाम हंटर आयोग रखा गया। ये कब आया? तो 3 फरवरी 1882 को आया था। ये आपका एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है कि इस आयोग ने भारतीय शिक्षा पर गहन अध्ययन करने के लिए पश्चात 615 पेजों की रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, 615 पेजों की रिपोर्ट तैयार की थी। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि वुड के घोषणा पत्र का अनुपालन किस सीमा तक किया गया है? क्या वुड के घोषणा पत्र को दोहराया जा सकता है? इन सभी बातों पर चर्चा की गई थी इन 615 पेज की रिपोर्ट में। प्राथमिक शिक्षा को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, या अनुदान प्रणाली की जांच करना एवं उसमें आवश्यक सुधार करना, ये सभी चीज़ें इसमें डिटेल में दे रखी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे बात है हमारी कि जो हमारा जो हंटर आयोग था, इसी आयोग को वुड के घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति कहा गया। ठीक है, इस आयोग ने 1883 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 1882 में। अगर बात की जाए कि हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो वो की थी आपकी 1883 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, पॉइंट की बात है ये। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था 1882 से, हो सकता है कि इस बार 1883 से क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाए। यही जो हंटर आयोग था, इसी आयोग में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर बात की गई। ठीक है, आयोग स्वतंत्रता से पूर्व पहला आयोग जिसमें तीनों शिक्षा पर बात की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आयोग है जिसमें तीनों शिक्षाओं पर बात की गई? तीनों शिक्षाओं का मतलब है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर बात की गई, तो वो आपका था हंटर आयोग, जो स्वतंत्रता से पहले इसी आयोग पर बात की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तब आप इसके सुझाव को भी देख लेते हैं, क्योंकि सुझाव से भी कभी कभी क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं, जो आप बेसिकली कर सकते हैं, आप अपने माइंड से ही कर सकते हैं, इसको सोच समझ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होंगी। प्राथमिक स्तर पर पूरे देश का पाठ्यक्रम एक जैसा होगा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर खर्च स्थानीय सरकारों को उठाना होगा। ये सब बात किसमें की गई? हंटर आयोग में की गई। प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाएगा जो बालक को जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर सके। ठीक है, प्राथमिक स्तर में ही, कौन से प्राथमिक? उच्च प्राथमिक स्तर में हम इनको शामिल कर लेंगे। ठीक है, मुस्लिम एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अगली बात करते हैं हम माध्यमिक शिक्षा पर। तो माध्यमिक शिक्षा पर भी कुछ था। माध्यमिक शिक्षा पर क्या था? माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया। जो छात्र उच्च शिक्षा में जाना चाहते थे उनके लिए पाठ्यक्रम अलग था, एवं जो छात्र उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहते थे उनके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात की गई। शिक्षा के माध्यम के लिए किसी भी भाषा को नहीं बताया गया, फिर भी अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया। किसमें? हंटर आयोग में, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं किया गया किसी भी भाषा को। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं हम उच्च शिक्षा के बारे में। तो नवीन विश्वविद्यालयों को खोलने की बात की गई थी उच्च शिक्षा पर, और इन विश्वविद्यालयों में सभी प्रकार की पुस्तकें एवं योग्य अध्यापक रखने पर बल दिया गया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा माना गया। हंटर आयोग के कुछ गुण हैं। इस आयोग ने तीनों शिक्षाओं पर बल दिया। यही आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तीनों शिक्षाओं पर स्वतंत्रता से पूर्व किस आयोग ने अपनी बात कही? तो वो बात की थी किसने? हंटर आयोग ने। और बालकों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया किसमें? हंटर आयोग में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने अपना हंटर आयोग को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले ही पार्ट में हम अपने इन सभी चीज़ों को हम यहाँ से 1901 से यहाँ शिमला शिक्षा सम्मेलन, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इतना तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलते हैं और आपको अगले इसी वीडियो से संबंधित सारी जानकारी, अब हमारा जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है, अब हम यहाँ से आपको पढ़ेंगे। यदि आपको इसका संपूर्ण PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी राशि आपको वहीं बताई जाएगी कि आपको इसका कितना प्राइस रखा गया है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी सारी क्वेरी का जवाब